नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम आज जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में कुछ काल विभाजन किए, जिन्हें हम आज की वीडियो में देखेंगे। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो काल विभाजन किया, उसमें इन्होंने 11 अध्याय में इसको बांटा, या आप कह सकते हैं 11 भागों में इसको बांटा। इन्होंने जो प्रथम भाग दिया उसका नाम था चारण काल। इसका समय इन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रियर्सन थे, ये सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग किया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो उसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। दूसरे भाग का नाम इन्होंने रखा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। इन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन की जो प्रारंभिक आहट थी उसको अपने दूसरे भाग में रखा। इनके तीसरे भाग का नाम है जायसी की प्रेम कविता। इसमें इन्होंने सूफी काव्यों को अलग से महत्व दिया था। चौथे भाग का नाम इन्होंने दिया ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और इस चौथे भाग में इन्होंने मुख्य रूप से सूरदास और अष्टशाब्दिक कवियों की चर्चा की। पांचवें भाग का नाम था मुगल दरबार, जिसमें इन्होंने तुलसी के समकालीन दरबारी कवियों का विवरण दिया। फिर इनके अगले भाग का नाम इन्होंने तुलसीदास रखा, जिसमें ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना और उन्हें अलग अध्याय दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना। ऑप्शन में 4 नाम दिए होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रियर्सन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने तुलसीदास को सबसे बड़ा लोकनायक माना था बुद्ध के बाद। आगे इन्होंने रीति काल नाम दिया, रीति काव्य, जिसमें इन्होंने 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी माना। ध्यान रखना, यहाँ पे रीति काव्य है, ठीक है। रीति काल के लिए सबसे पहले रीति शब्द का प्रयोग जो है ग्रियर्सन ने किया था, और उन्होंने रीति काल को रीति काव्य नाम दिया। इसके बाद तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, इसमें इन्होंने तुलसी के प्रभाव में आने वाले बाद के कवियों को शामिल किया। अगले भाग का नाम इन्होंने दिया 18वीं शताब्दी। इसमें इन्होंने रीति काल के उत्तरार्ध के कवियों का वर्णन किया। फिर इसमें 10वें भाग का नाम इन्होंने दिया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और इसमें इन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान के साहित्य को स्थान दिया। इनके 11वें और अंतिम भाग का नाम था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, जिसमें इन्होंने 19वीं सदी का तत्कालीन साहित्य इसके बारे में बताया। ठीक है, एक बार ध्यान दें, ठीक से इसे देख लें। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने भागों में काल विभाजन किया, तो आ जाएगा 11 में। फिर क्या क्या नाम थे उनके, चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और इसके बाद है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। आगे देखते हैं, दूसरे विद्वान है मिश्र बंधु, जिन्होंने अपना जो काल विभाजन किया था वो 5 मुख्य कालों में किया, और उन्हें भी उनके उपखंडों में बांट दिया। मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे। उनका नाम याद रखना, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। इन्होंने जो 5 मुख्य काल में विभाजन किया उसमें है पहला आरंभिक काल, दूसरा इन्होंने दिया माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। इसके अलावा इन्होंने इसका भी विभाजन कर दिया, जैसे आरंभिक काल को इन्होंने 2 कालों में विभाजित कर दिया। पहला पूर्वारंभिक काल,
जिसका समय इन्होंने माना 700 से 1343 विक्रमी संवत। दूसरा है उत्तरारंभिक काल, जिसका समय माना इन्होंने 1344 से 1444 विक्रमी संवत। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, इनके मुख्य काल विभाजन भी पूछ सकते हैं या इनके उपविभाजन की सीमाएं भी पूछ सकते हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से देखना। ऐसे ही इन्होंने माध्यमिक काल को भी 2 उपविभाजनों में बांट दिया। पहला है पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय इन्होंने दिया 1445 से 1560 विक्रम संवत, और ऐसे ही प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका समय इन्होंने दिया 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा भाग इन्होंने अलंकृत काल दिया था, जिसके इन्होंने 2 उपविभाजन किए। पहला पूर्व अलंकृत काल, समय इन्होंने दिया 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और उसके बाद सेकंड है उत्तर अलंकृत काल, इसका समय इन्होंने दिया 1791 से 1679 विक्रमी संवत का। बाद में इन्होंने परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इसका उपविभाजन नहीं किया। परिवर्तन काल का समय इन्होंने दिया 1890 से 1925 विक्रमी संवत, और ऐसे वर्तमान काल का समय इन्होंने दिया 1926 विक्रमी संवत से अब तक। ठीक है, तो ध्यान रखना, मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया वो मुख्य 5 भागों में किया, जिसमें से 3 भागों का इन्होंने उपविभाजन दिया और बाकी के 2 का कोई उपविभाजन नहीं किया था। आगे देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जो कि सबसे प्रमाणिक माना जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी से बनते हैं तो इससे। इनके काल विभाजन में ध्यान देने वाली बात ये है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने दोहरा नामकरण किया। ठीक है, इन्होंने हर काल के 2 नाम दिए, जैसे कि वीरगाथा काल, आदि काल, भक्ति काल, पूर्व माध्यमिक काल, रीति काल, उत्तर मध्य काल, गद्य काल और आधुनिक काल। और इन्होंने जो समय सीमा बताई वो इन्होंने विक्रम संवत में बताई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत में इनका समय देखिए 1050 से 1375 आदिकाल का समय, 1375 से 1700 भक्ति काल का समय, 1700 से 1900 रीति काल का समय, और 1900 से अब तक इन्होंने माना गद्य काल का समय। इसमें आप ये बहुत ध्यान से देखें, एग्जाम में जब इनके काल विभाजन का समय पूछा जाता है, ठीक है, तो कभी वो विक्रम संवत में पूछा जाता है और कभी वो ईसवी सन में पूछा जाता है। तो पहले तो ये ध्यान दें क्वेश्चन में कि वो विक्रम संवत में पूछ रहा है या ईसवी में, और उस हिसाब से आंसर लगाए। अगर ईसवी सन में समय की बात करें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी इन्होंने आदिकाल का समय दिया। ठीक है, 1318 से 1643 ईस्वी इन्होंने भक्ति काल का समय दिया। उसके बाद 1643 से 1843 ईस्वी इन्होंने रीति काल का समय दिया, और ऐसे ही आधुनिक काल का समय इन्होंने दिया 1843 ईस्वी से अब तक। इन्होंने केवल विक्रम संवत में समय दिया, लेकिन ईस्वी में भी हमसे पूछा जाता है, इसलिए हम ईस्वी का भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र ने खुद को इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा था, बल्कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। इनके काल विभाजन की बात करें तो ये बहुत वैज्ञानिक था और इसमें बहुत सारे उपविभाजन भी किए गए थे। जैसे पहले तो इनका समय देखते हैं। आदिकाल का डॉक्टर नगेंद्र ने समय माना 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, फिर इन्होंने भक्ति काल का समय माना 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ऐसे इन्होंने रीति काल का समय माना 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। इसके बाद इन्होंने चौथा आधुनिक काल का समय 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक माना। साथ ही इन्होंने आधुनिक काल के कुछ उपविभाजन किए, जो यहाँ इस प्रकार है।
पहला इन्होंने पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा। इसकी समय सीमा इन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी मानी। जागरण सुधार काल द्वितीय युग, इसका समय इन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी माना। इसके बाद छायावाद काल, इसका समय 1918 से 1936 ईस्वी माना। फिर है छायावादोत्तर काल, जिसका समय इन्होंने 1936 से अब तक माना। और छायावादोत्तर काल में इन्होंने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सबको भी शामिल करा और इनका भी अलग से काल विभाजन किया। आगे देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सबसे पहले आप ये जानें कि इन सभी के काल विभाजन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी के भी काल विभाजन से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सबको आप बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। देखते हैं अब रामकुमार वर्मा के बारे में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका इतिहास ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें इन्होंने काल विभाजन किया, जिसे इन्होंने 5 खंडों में बांटा। पहला खंड जो था संधि काल, इन्होंने संधि काल नाम दिया। इसका समय माना संवत 750 से 1000। फिर है इनका चारण काल, संवत 1000 से 1375। भक्ति काल माना इन्होंने संवत 1375 से 1700। रीति काल माना इन्होंने संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल माना इन्होंने संवत 1900 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आपको याद है, ये सेम भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन तीनों का समय इन्होंने सेम माना। इसमें चेंज कर दिया। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की बात करें तो उन्होंने 1050 से 1375 संवत तक माना था आदिकाल को। तो एक तो इन्होंने आदिकाल के 2 विभाजन कर दिए, एक का नाम दिया इन्होंने संधि काल और एक का चारण काल। और संधि काल की समय सीमा इन्होंने 750 से 1000 मानी और चारण काल की संवत 1000 से 1375। आगे देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। इनका जो इतिहास था वो वैज्ञानिक इतिहास था। इसमें इन्होंने मुख्य 3 खंडों में इतिहास को बांटा है। पहला इन्होंने प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने 1184 से 1350 ईस्वी मानी। अधिकतर इनके काल विभाजन में प्रारंभिक काल की समय सीमा ही पूछी जाती है, तो आप ये ध्यान रखना कि ये 1184 ईस्वी से इन्होंने मानी है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी आप ध्यान रखें। सेकंड इन्होंने विभाजन किया मध्यकाल। मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने बनाई 1350 से 1857 ईस्वी। और इस मध्यकाल को इन्होंने 2 उपविभाजन में बांट दिया। पहला पूर्व मध्यकाल, जिसमें इन्होंने भक्ति काल को रखा, और दूसरा उत्तर मध्यकाल, इसमें इन्होंने रखा रीति काल को। फिर आ जाता है इनका आधुनिक काल। इसकी समय सीमा इन्होंने 1857 से अब तक मानी है और इसमें इन्होंने भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान तक को रखा है। नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। इन्होंने आदिकाल की जगह अपभ्रंश काल नाम दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सेकंड भक्ति काल, थर्ड रीति काल और फोर्थ आधुनिक काल, इन तीनों का तो सेम नाम रखा, बस इन्होंने आदिकाल की जगह अपभ्रंश काल नाम दे दिया। समय सीमा की बात करें तो इन्होंने अपभ्रंश काल की समय सीमा मानी प्राकृतभास हिंदी के अंत से लेकर 14वीं शताब्दी तक। भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने रखी 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी। रीति काल की समय सीमा इन्होंने रखी 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल की सीमा इन्होंने रखी है 1857 ईस्वी से अब तक, ठीक है। अब आ जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके काल विभाजन पे। जितना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन इंपॉर्टेंट है उतना इनका भी है। इन्होंने जो सबसे पहला खंड माना वो माना आदिकाल को। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा का नाम दिया था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका नाम आदिकाल रखा और यही सर्वमान्य माना गया। आदिकाल की समय सीमा इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी की रखी है। इन्होंने अपना काल विभाजन करते हुए समय सीमा ईस्वी में दी, इसका आप ध्यान रखें।
फिर उन्होंने पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल का समय माना 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। थर्ड, इन्होंने उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल का समय माना 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और चौथा, आधुनिक काल, इसका समय इन्होंने माना 1900 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो हमने जो है सभी के काल विभाजन को देख लिया। अब थोड़ा सा नामकरण की बात करें, क्योंकि आदिकाल और रीतिकाल ये दो काल ऐसे थे जिसके नामकरण में भी बहुत विवाद रहा। सभी ने अपने अलग अलग नाम इन कालों के लिए दिए। तो एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि किसने क्या नाम दिया। सबसे पहले देखते हैं आदिकाल। आदिकाल नाम जो है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। फिर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया। चारण काल नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अभी हमने पढ़ा था इनके काल विभाजन में। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आधुनिक काल नाम दिया अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में। फिर राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। ऐसे ही संधि काल और चारण काल नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने। फिर बीजोपन काल आदिकाल को कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह, इन दोनों ने ही आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिकाल नाम किसने दिया, या ऐसे पूछ लेंगे संधि काल और चारण काल आदिकाल का किसने ऐसा नाम रखा, या आपसे ये पूछ लेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया था। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बीजोपन काल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है रीतिकाल का नामकरण। जैसे आदिकाल के नामकरण में विवाद रहा, ऐसे थोड़ा बहुत रीतिकाल में भी रहा। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम रखे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम रखा, जो कि सर्वमान्य है, सब मानते हैं। और रीतिकाल नाम रखते हुए इन्होंने तर्क दिया कि इस काल में रीति यानी कि काव्य निरूपण के तरीके जो थे और लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी, इस कारण इन्होंने इसको रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद ने इसका नाम रखा श्रृंगार काल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि श्रृंगार जो है वो पूरा विश्व करता है, तो श्रृंगार काल विश्वनाथ ने दिया। इनका मानना था कि इस काल की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो है प्रेम और श्रृंगार, इसीलिए इन्होंने इसका नाम श्रृंगार काल रख दिया। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया रीतिकाल के लिए, और इन्होंने कहा कि कवियों द्वारा कविता को सजाने अलंकारों के प्रयोग पर अत्यधिक बल देने के कारण मैं इस काल का नाम अलंकृत काल दे रहा हूँ। फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने कहा कि काव्य के भाव पक्ष की तुलना में, ध्यान दें, भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष यानी शिल्प अधिक मजबूत था इस काल में, इसीलिए इन्होंने इस काल का नाम रखा कला काल। रीति श्रृंगार का नाम रखा डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। इसका कारण इन्होंने दिया कि इसमें रीति और श्रृंगार दोनों की प्रवृत्तियों का हमें समावेश देखने को मिलता है, इसी कारण इन्होंने इसका नाम रीति श्रृंगार काल रखा। फिर है अंधकार काल, जो कि त्रिलोचन द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा कि साहित्य में मौलिकता की कमी और केवल दरबारी संस्कृति तक सीमित रहने के कारण इन्होंने इसका नाम अंधकार काल दिया। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।